जानवी स्कूल यूनिफॉर्म पहने अपने छोटे से ढाबे पर ग्राहकों को खाना दे रही थी और सामने उसका अपाहिज पिता मनोहर कुर्सी पर बैठा था। मनोहर एक पैर से अपाहिज था। बिटिया, तेरी परीक्षा शुरू हो जाएगी। तू स्कूल जा। यहाँ ढाबे के काम मैं कर लूंगा। आप अकेले कितना कुछ करोगे बाबा? बस थोड़ी सफाई करके मैं स्कूल चली जाती हूँ। जानवी ढाबे की सफाई करने लगती है। थोड़े समय बाद, बाबा मैं स्कूल जा रही हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं परीक्षा में अच्छे नंबर से पास हो जाऊं। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है बिटिया। जानवी स्कूल बैग लिए ढाबे से बाहर आती है और सड़क से पैदल चलकर स्कूल की ओर जाने लगती है। तभी उसकी फटी बैग से उसका परीक्षा का हॉल टिकट पीछे से नीचे गिर जाता है और जानवी उसे देखे बिना ही आगे चली जाती है। इधर मनोहर। मुझे तकलीफ ना हो इसलिए जानवी ने सारे काम कर दिए। सच में मेरी बच्ची बड़ी समझदार है। कितनी फिक्र है उसे मेरी। अपाहिज पिता को ज्यादा काम ना करना पड़े, इसलिए जानवी रोज स्कूल जाने से पहले ढाबे के आधे से ज्यादा काम निपटा लेती थी। इधर जानवी स्कूल में आती है। जानवी का 12वीं क्लास का आज बोर्ड का पहला एग्जाम था। हॉल टिकट दिखाओ अपना। जानवी अपना बैग खोलकर देखती है तो उसमें हॉल टिकट नहीं था। अरे हॉल टिकट कहाँ गया? यहीं तो रखा था मैंने। जानवी पूरे बैग में हॉल टिकट देखने लगती है। अरे बाप रे, ये हॉल टिकट कहाँ चला गया? कहीं गिर तो नहीं गया? सर, मेरा हॉल टिकट कहीं दिख नहीं रहा है। मुझे एग्जाम हॉल में जाने दीजिए ना, परीक्षा शुरू होने वाली है सर। बिना हॉल टिकट के तुम अंदर नहीं जा सकती। पहले हॉल टिकट दिखाओ। सर, मेरा हॉल टिकट नहीं मिल रहा है, प्लीज मुझे अंदर जाने दीजिए। परीक्षा के शुरू होने का समय हो चुका है सर। एक बार बोला ना, जाओ हॉल टिकट लेकर आओ। ऑफिसर जानवी को अंदर नहीं जाने दे रहा था। इधर जानवी के क्लास के स्टूडेंट्स पायल और साक्षी को सड़क पर जानवी का हॉल टिकट मिलता है। ये तो उस गरीब ढाबे वाली जानवी का हॉल टिकट है। उस डफर में जरा भी समझदारी नहीं है। चलो अच्छा ये हम उसका ये हॉल टिकट ही छुपा देते हैं, ताकि वो गरीब ढाबे वाली इस साल परीक्षा दे ही ना पाए। दोनों हॉल टिकट लेकर स्कूल चले जाते हैं और इधर जानवी दौड़ते हुए अपने पिता के पास आती है। बाबा, आपने मेरा हॉल टिकट देखा क्या? ये क्या होता है बिटिया? एक एक लंबा सा कागज है, उस पर मेरी फोटो भी है। जल्दी ढूंढिए बाबा उसे, वरना मुझे परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। यहाँ ढाबे पर रखा था तूने? पता नहीं बाबा, फिर भी देखिए, शायद यहीं रखा हो मैंने। दोनों ढाबे पर हॉल टिकट तलाश करने लगते हैं। अगर हॉल टिकट नहीं मिला तो मेरा पूरा साल बर्बाद हो जाएगा बाबा। चिंता ना कर बिटिया, मिल जाएगा तेरा वो हॉल टिकट। दोनों मिलकर पूरा ढाबा छान मारते हैं, पर हॉल टिकट कहीं नहीं था। कहाँ होगा मेरा हॉल टिकट? बिटिया, कहीं घर पर तो नहीं छोड़ दिया तूने वो? हाँ शायद, मैं देख कर आती हूँ बाबा। तू यहाँ ढाबे पर देख, मैं घर जाकर वो हॉल टिकट देख कर आता हूँ। मनोहर लंगड़ाते हुए बैसाखी के सहारे सड़क से तेजी से जाने लगता है। तभी रास्ते में एक लोहे का बड़ा सा कूड़ेदान था, जहाँ कूड़े में ऊपर ही जानवी का हॉल टिकट पड़ा था, जिसे पायल साक्षी ने फेंका था। तभी मनोहर की नजर उस हॉल टिकट पर पड़ती है। ये क्या है? इस पर तो जानवी का फोटो है। कहीं यही तो हॉल टिकट नहीं है? मनोहर उस कूड़ेदान के पास आता है और जैसे ही वो कूड़ेदान को हाथ लगाता है, तभी ऊपर से एक इलेक्ट्रिक तार टूटकर सीधे उस लोहे के कूड़ेदान पर आ गिरता है और मनोहर को जोरदार बिजली का करंट लगने से उसकी वहीं मौत हो जाती है। करीब 1 घंटे बाद जानवी ढाबे पर बैठी थी। बाबा अब तक आए क्यों नहीं? पता नहीं उन्हें हॉल टिकट मिला भी कि नहीं। करीब 1 घंटे बाद जैसे तैसे जानवी को मनोहर की मौत की खबर मिल जाती है। अपने पिता की मौत देखकर जानवी खूब रोने लगती है। जानवी के जीवन में केवल उसका पिता ही था। उसकी माँ तो सालों पहले ही इस संसार से जा चुकी थी। कुछ दिन बाद जानवी अपने छोटे से झोपड़े घर में अकेली उदास बैठी थी। मेरा पूरा साल बर्बाद हो गया। कितनी मेहनत की थी मैंने परीक्षा के लिए। भगवान जी, क्यों मुझ गरीब के साथ ऐसा हुआ? क्यों एक ही पल में मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया गया? जानवी अपने पिता के साथ अपने इस किराए के छोटे से मकान में रहती है। परीक्षा ना देने पर जानवी का 12वीं का पूरा साल बर्बाद हो चुका था। अब स्कूल तो छूट गई मेरी। अब मुझे बाबा के ढाबे को ही चलाना होगा। जानवी ढाबे पर आती है। जानवी खाना बनाना जानती थी।
तभी वो ढाबे पर रखे राशन से खाना बनाने लगती है। तभी 2 से 3 ग्राहक ढाबे पर आते हैं और जानवी उन्हें खाना देती है। इसी तरह दिन प्रतिदिन बीतने लगे। जानवी के ढाबे पर रोज के केवल 2 से 3 ही ग्राहक आने लगे। करीब 1 महीने बाद जानवी अपने घर में बैठी थी। अब मकान का किराया कहाँ से दूं? मेरे पास तो केवल 1,000 रुपए ही है। ये पैसे तो ढाबे के किराए में चले जाएंगे। तभी वहां मकान मालिक आता है और जानवी से किराए के पैसे मांगता है। काका जी, मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मुझे कुछ दिनों की मोहलत दे दीजिए ना। नहीं नहीं, मेरे पास बहुत से किराएदार हैं जो मुझे बहुत ज्यादा किराया देने को तैयार है। इसलिए मकान के किराए के पैसे दो या फिर इसी समय मेरा मकान खाली कर दो। पैसों के ना होने से मकान मालिक जानवी को घर से निकाल देता है, जिसके बाद जानवी ढाबे पर आकर रहने लगती है। कुछ दिन बाद जानवी ढाबे पर ही सोना बैठना करने लगी। एक शाम जानवी के ढाबे पर पायल, साक्षी और उसकी क्लास के कुछ दोस्त आते हैं और सब जानवी के ढाबे पर खाना खाने लगते हैं। वैसे सही कहे तो तेरी असली जगह यही है जानवी। तो जैसी गरीब लड़की के बस की बात नहीं है पढ़ाई करना। हाँ, हमें देख, हमारा शहर की ग्रेजुएशन कॉलेज में एडमिशन हो गया है और बहुत जल्द हम पढ़ाई पूरी करके अच्छी खासी नौकरी भी करने लगेंगे और तू रहे इस ढाबे को चलाते हुए। सब जानवी की गरीबी का मजाक बनाते हैं। सही तो कह रहे हैं ये सब। इस दुनिया में अब मेरा वजूद ही नहीं रहा कुछ। बचपन से मैंने सपना देखा था कि मैं पढ़ लिख कर एक काबिल इंसान बनूंगी, नौकरी करके अपने बाबा का नाम रोशन करूंगी। पर जीवन के दुखों ने मेरे सारे सपने पर पानी फेर दिया। थोड़े समय बाद सब वहां से चले जाते हैं। मैं ढाबे पर रहकर भी तो पढ़ाई कर सकती हूँ ना। मुझे अपने बाबा के सपने को पूरा करना ही होगा। मेरे बाबा का सपना था कि मैं पढ़ लिख कर नौकरी करने लगूं। उसके बाद जानवी अपने पास के पैसों से कुछ किताबें खरीदती है और ढाबे पर खाली समय में पढ़ाई करने लगती है। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं। एक दिन जानवी ढाबे पर पढ़ाई कर रही थी। तभी वहां उसकी क्लास टीचर भावना आती है। टीचर जी, आप? जानवी, तुम यहाँ? ये मेरे पिताजी का ढाबा है टीचर जी, जिसे अब मैं चला रही हूँ। तुमने परीक्षा क्यों नहीं दी थी जानवी? तुम्हारा पूरा साल बर्बाद हो गया। मैं तो परीक्षा देना चाहती थी टीचर जी, पर किस्मत ने मेरे साथ इतना दर्दनाक खेल खेला कि मेरा पूरा जीवन ही तहस नहस हो गया। तभी जानवी अपनी टीचर को सारी बात बताती है। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ बिटिया तेरे साथ, पर मैं हार नहीं मानूंगी टीचर जी। आज भले ही मेरे जीवन के हर रास्तों पर कांटे बिछे हैं, पर देखना, मैं अपनी मेहनत से उन सारे कांटों को फूलों में बदल कर दिखाऊंगी। हाँ, इंसान का यही जज्बा तो इंसान को जीवन में कामयाब बनाता है बिटिया। तुम ढाबे के साथ पढ़ाई भी करो। अब से तुम्हारी पढ़ाई का सारा खर्च मैं उठाऊंगी। ये सुनकर जानवी भावना के कदमों में गिर जाती है। तुम्हें कामयाबी के मुकाम पर देखकर सबसे ज्यादा खुशी मुझे ही होगी जानवी। टीचर जी, आप मुझ गरीब के लिए इतना सब? कुछ नहीं है जानवी, ये सब करना तो मेरा अधिकार है। एक शिक्षक का कर्तव्य होता है कि वो अपने विद्यार्थी को जीवन में आगे बढ़ने के लिए सही और सटीक रास्ता दिखाए। उसके बाद भावना जानवी का एडमिशन स्कूल में करवा देती है और उसकी पढ़ाई का सारा खर्च भी खुद ही उठाती है। अब जानवी एक दिन स्कूल जाने लगी और एक दिन ढाबे पर रहकर काम करने लगी। इसी तरह कुछ सालों के संघर्ष के बाद जानवी पढ़ लिख कर इतनी कामयाब हो जाती है कि वो एक वकील बन जाती है। एक शाम जानवी अपनी डिग्री लेकर भावना के पास आती है। माँ देखिए, मुझे वकील की डिग्री मिल गई, मैं वकील बन गई माँ। तूने मुझे माँ कहा? हाँ माँ, जो आपने मेरे लिए किया है वो एक माँ ही कर सकती है। आज से मैं आपको माँ ही बुलाऊंगी, माँ। भावना जानवी को गले लगा लेती है। भावना के जीवन में भी कोई नहीं था, वो अकेले ही रहती थी। आज मैं बहुत खुश हूँ बिटिया। आज मेरी बरसों की संतान पाने की तमन्ना भी पूरी हो गई और मेरी बच्ची अपने जीवन में कामयाबी के मुकाम तक पहुंच गई। उसके बाद जानवी अपने पिता के नाम से गांव में एक बड़ा सा होटल बनवाती है और उस होटल में कई सारे नौकर चाकर लगाती है और भावना के साथ रहकर खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है। तो देखा दोस्तों आपने, कैसे मेरे जीवन में उतार चढ़ाव आए और कैसे कदम कदम पर मुझे परेशानियों का सामना करना पड़ा। दोस्तों, जीवन में आई परेशानी से कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि परेशानियां जीवन में आती ही हैं हमें कामयाब बनाने के लिए। बस उस समय हमें खुद को संभालने की ताकत होनी चाहिए।
उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली ऐसी नई मजेदार कहानी के साथ। तब तक खुश रहें, मस्त रहें और हमेशा अपने आप को मजबूत बनाते रहें। कितना दर्द हो रहा है मेरे पेट में। ये रोहन जी अब तक आए क्यों नहीं? गर्भवती काली सांवली साक्षी अपने छोटे से घर में पेट दर्द के साथ घर की सफाई कर रही थी। तभी साक्षी के सास ससुर मनीषा, सुरेश और ननंद रूपाली ये तीनों अपने कमरों से बाहर आते हैं। अरे मनहूस कहीं की, तो अब तक फर्श की ही सफाई कर रही है। फटाफट सफाई कर, उसके बाद तुझे कपड़े भी धोने हैं। माँ जी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मुझे डॉक्टर के पास जाना है। चल चल, नाटक मत कर। सब समझती हूँ मैं तेरी नौटंकी। काम से बचने के सब बहाने हैं ये तेरे। ये काली कलौटी है ही मनहूस, जब देखो तब घर में मनहूसियत फैलाती रहती है। माँ जी, मैं नाटक नहीं कर रही हूँ। मेरे पेट में सच में बहुत दर्द हो रहा है। मनीषा, अगर बहू को दर्द हो रहा है तो उसे डॉक्टर के पास ले जाओ ना। आप चुप रहिए। गर्भवती अवस्था में ऐसे दर्द होते रहते हैं। सुरेश घर से बाहर चला जाता है। गर्भवती साक्षी, जो इस समय 6 माह की गर्भवती थी, उसके पेट में दर्द हो रहा था। फिर भी कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं कर रहा था। तभी साक्षी रोते रोते घर की सफाई करने लगती है। तभी साक्षी की गोरी खूबसूरत अमीर देवरानी पायल अपने पति अनुज के साथ अपने कमरे से बाहर आती है। पायल भी इस समय 6 माह की गर्भवती थी, पर पायल बहुत ही अमीर परिवार की बेटी थी और काफी गोरी भी, और साक्षी बहुत ही काली सांवली और गरीब परिवार की बेटी है। अरे पायल बहू, तू कमरे से बाहर क्यों आई? कुछ चाहिए था तो मुझे बता देती, मैं आ जाती तेरे पास। माँ जी, कमरे में बैठे बैठे मैं बोर हो चुकी हूँ, इसलिए मैं अनुज जी के साथ बाहर घूमने जा रही हूँ। और हाँ माँ जी, वो पिताजी अपने ड्राइवर के हाथों यहाँ कुछ सामान भिजवा रहे हैं, तो आप जरा ले लेना सामान। तू चिंता मत कर बहू, मैं ले लूंगी सामान, तू अपना ख्याल रखना। गरीब साक्षी अपने इन ससुराल वालों के साथ सारंगपुर गांव में अपने छोटे से घर में रहती है। साक्षी के ससुराल वाले मिडिल क्लास लोग हैं। काले रंग और गरीबी के कारण हर कोई साक्षी से नफरत करता था, और अमीर गोरी खूबसूरत पायल, जो हमेशा अपने अमीर मायके से पैसे और सामान लाती रहती थी, उसका हर कोई आदर करता था और उसके हुक्मों का पालन भी करता था। पायल घर में कोई काम ही नहीं करती थी, वो बस सारा दिन आराम करती थी। और मनीषा, वो तो इतनी लालची है कि वो अपनी पायल बहू की गुलाम बनी हुई थी। थोड़े समय बाद साक्षी का पति रोहन घर आता है। रोहन उसी गांव के एक छोटे से कारखाने में मजदूरी करता है। क्या हुआ साक्षी, अचानक तुम्हारे पेट में दर्द कैसे हो रहा है? पता नहीं रोहन जी, सवेरे से बहुत दर्द हो रहा है मेरे पेट में। तभी रोहन साक्षी को पास वाले हॉस्पिटल लेकर आता है। थोड़े समय बाद, साक्षी, तुम समय से दवाई नहीं ले रही हो क्या? तुम्हारा बीपी कितना बढ़ चुका है? वो घरेलू काम का दबाव ज्यादा है ना, इसीलिए। अभी कुछ दिनों के लिए बिल्कुल भी काम नहीं करना है तुम्हें। तभी रोहन साक्षी को लेकर घर आता है। साक्षी, तुम दवाई नहीं ले रही हो क्या? अगर मैं रोहन जी को बता दूंगी कि माँ जी मुझे दवाई लाने ही नहीं दे रहे, तो ये माँ जी पर गुस्सा करेंगे और फिर बेवजह घर में तमाशा खड़ा हो जाएगा। जी, मैं तो समय से ही दवाई लेती हूँ, आप चिंता मत कीजिए, ये दवाई लेकर मैं ठीक हो जाऊंगी। इस पूरे परिवार में केवल रोहन ही साक्षी का हमदर्द और उसका ख्याल रखने वाला था। अपने पति की इसी अच्छाई को देखकर साक्षी अपने ससुराल के हर जुल्म सितम को सह लेती थी और अपने पति को कुछ नहीं बताती थी। रोहन सवेरे 7 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक कारखाने में काम करता था, इसीलिए उसे घर के बारे में कोई खबर नहीं रहती थी। बहरहाल कुछ दिन यूं ही बीतने लगे। अब साक्षी रोज रोज घोड़े की तरह अकेली घर के सारे काम करने लगी और पायल हर बार अपने मायके से पैसा सामान लाकर मनीषा को अपना दीवाना बनाने लगी। इसी तरह कुछ महीने बीत जाते हैं। अब साक्षी पायल दोनों की गर्भवती का 8वां महीना चल रहा था। मनीषा के ससुराल में जो महंगा सोफा और फर्नीचर था, वो सब पायल अपने मायके से लाई थी। पायल बहू, हमें अपने खानदान का पहला वारिस गोरा खूबसूरत ही चाहिए, इसीलिए जल्द से जल्द हमें एक गोरा खूबसूरत पोता या पोती दे दे। इस घर का असली वारिस तो तेरा ही बच्चा रहेगा। जी माँ जी। और एक ये है मनहूस काली कलौटी, इसके बच्चे भी इसी की तरह काले ही होंगे। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी में मैंने इसे अपने घर की बहू बना लिया। अरे बेगैरत, तेरे मायके वाले हैं या इस दुनिया से चले गए? 8वां महीना चलने को आया तुझे
और तेरे गरीब मायके वालों ने 8 महीने में तुझे केवल एक ही बार 2 किलो फल के सिवा कुछ नहीं भेजा। यहाँ देख, पायल बहू के मायके वाले हर 8 दिन में पायल को कितना सारा सामान, पैसा, कपड़े, खाने पीने की चीजें भेजते रहते हैं। माँ जी, मेरे माता पिता बहुत गरीब हैं। उनके पास तो खुद खाने के लिए रोटी नहीं रहती, तो वो मुझे क्या भेजेंगे। जब इतने गरीब है ना, तो अपनी बेटियों की शादी करवाकर किसी भले परिवार का भाग्य भी नहीं फोड़ना चाहिए। साक्षी के ससुराल वाले हर समय उसे ऐसे ही ताने देते रहते थे। कहने को तो साक्षी इस घर की बड़ी बहू है, पर काले रंग और गरीबी के चलते उसे अपने ससुराल में कभी भी बहू जैसा मान नहीं मिला। उसकी अपने ही ससुराल में हैसियत एक नौकर की तरह थी। मनीषा की दोनों बहुएं गर्भवती थी और दोनों का ये पहला बच्चा था। अब सबको पायल के बच्चे से बड़ी आस थी, इसलिए सब ज्यादा ख्याल पायल का ही रख रहे थे। कुछ दिन बाद हमेशा की तरह पायल एक शाम अपने कमरे के बेड पर लेटी टीवी देख रही थी, तो एक न्यूज पर बताता है कि एक गोरी खूबसूरत लड़की ने जब दिया एक काले सांवले बच्चे को जन्म, तो उसके पति ने दिया उस गोरी पत्नी को डिवोर्स। अब ये सुनकर पायल के होश उड़ जाते हैं। इतनी गोरी पत्नी को केवल एक काला बच्चा होने पर पति ने दिया डिवोर्स। कहीं मेरा भी बच्चा काला हुआ तो क्या अनुज जी मुझे भी डिवोर्स दे देंगे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पायल परेशान होने लगती है। ऐसा हो भी सकता है, माँ जी ने तो पहले ही कह दिया है कि उन्हें गोरा चिट्टा बच्चा चाहिए। अगर मुझे सच में काला बच्चा हुआ तो इस घर में तो मेरी वैल्यू ही खत्म हो जाएगी। और मेरी जेठानी उस काली कलूटी को अगर गोरा बच्चा पैदा हो गया तो इस घर में तो सब उसी की वाह वाह करेंगे। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। पायल काफी परेशान होने लगती है। कुछ दिन बाद एक रात पायल चुपके से खाने का तेल लेकर बाहर सीढ़ियों के पास आती है। उस समय घर में सब सोए हुए थे। अब मैं इन सीढ़ियों पर ये तेल डाल देती हूँ ताकि कल सवेरे जब जेठानी जी अपने कमरे से बाहर आए तो तेल पड़ी सीढ़ियों पर पैर पड़ते ही जेठानी जी झट से नीचे गिर जाए और फिर उनका बच्चा हमेशा के लिए पायल इतनी गंदी सोच के निकलेगी, ये कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। तभी पायल सीढ़ियों पर तेल डालकर अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन सवेरे के 6 बजे पायल को उसकी माँ का फोन आता है कि पायल के भाई वरुण का एक्सीडेंट हो गया है। ये सुनकर पायल के होश उड़ जाते हैं। अपने भाई के साथ हुई दुर्घटना के बारे में सुनकर पायल के होश उड़ जाते हैं। तभी पायल हड़बड़ाते हुए कमरे से बाहर आती है और सीधे तेल पड़े सीढ़ियों पर पैर रख देती है। तभी पायल धड़ से पेट के बल सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। पायल की आवाज सुनकर सब वहां आते हैं। अरे बाप रे, पायल बहू! तभी सब पायल को हॉस्पिटल लेकर आते हैं, जहां पायल अपने बच्चे को हमेशा के लिए खो देती है। तभी अचानक साक्षी को लेबर पेन होना शुरू हो जाता है और थोड़े समय बाद साक्षी 2 गोरे खूबसूरत लड़कों को जन्म देती है। ये देखकर सब काफी खुश हो जाते हैं। कुछ दिन बाद पायल साक्षी दोनों घर आ चुके थे। तभी साक्षी अपना एक बच्चा पायल को देती है। पायल, तुम्हारे साथ जो हुआ उसे तो मैं बदल नहीं सकती, पर तुम्हारे दुख को थोड़ा कम जरूर कर सकती हूँ। लो, मेरा ये एक बच्चा जो हमेशा के लिए मैं तुम्हें दे रही हूँ। आज से मेरा ये बच्चा तुम्हारा है। ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। साक्षी बहू, तू अपने कलेजे का टुकड़ा पायल को दे रही है। माँ जी, पायल मेरी छोटी बहन है और अपनी बहन को अपना जिगर का टुकड़ा देने में क्या हर्ज। मैं जानती हूँ पायल इस बच्चे की एक माँ से बढ़कर सेवा करेगी। ये सुनकर पायल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जेठानी जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि आप इतनी अच्छी हो। मैंने तो आपको सीढ़ियों से गिराने और आपके बच्चे को जान से मारने के लिए सीढ़ियों पर तेल डाला था ताकि आप सीढ़ियों से नीचे गिर जाएं। पर देखिए, भाग्य ने वो खेल मेरे ही साथ खेल लिया। मैं अपने ही जाल में खुद फंस गई। मुझे माफ कर दीजिए जेठानी जी, मुझसे गलती हो गई। मैं आपके इस बच्चे को स्वीकार नहीं कर सकती क्योंकि मैं इसके लायक ही नहीं हूँ। मैं बहुत बुरी। पायल की बातें सुनकर सब दंग रह जाते हैं। पायल, जो हुआ उसे एक बुरा सपना समझकर भूल जाओ और इस बच्चे को स्वीकार करके अपने जीवन की एक नई शुरुआत करो और अपनी जिम्मेदारियों को समझो। उसके बाद पायल साक्षी के एक बच्चे को हमेशा के लिए अपना लेती है। खुशी खुशी अपने ससुराल वालों के साथ अपना जीवन बिताने लगती है।